नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। छात्रों, किसी भी भाषा के उचित अध्ययन के लिए विराम चिन्ह का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यह हम हिंदी व्याकरण के या फिर हिंदी भाषा के विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। बातचीत के समय बीच बीच में सांस लेने या कथन पर बल देना, समझाने आदि के लिए रुका जाता है। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। देखो, हम कभी भी एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं तो सलग बात नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, रुकना होता है। किसी को समझाने के लिए भी हम उस सुर में बोलते हैं। तो यहाँ पर कई बार हम बातचीत करते समय रुकते हैं। ये रुकना यानी क्या है? यह रुकना यानी विराम है। तो विराम चिन्ह यूँ तो दो शब्दों का मेल है, विराम और चिन्ह। यहाँ पर हमने विराम के बारे में जानकारी, आगे देखो चिन्ह के बारे में जानकारी है। बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर हम चिन्ह और विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, इसे समझने का प्रयास किया है कि भाई जहाँ जहाँ हम रुकते हैं लिखते समय, बातचीत करते समय, वहाँ पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, तो उन चिन्हों को कहा जाता है विराम चिन्ह। यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे कि विराम चिन्हों का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, और मैं खासकर आपको बता देना बहुत आवश्यक मानता हूँ कि 5वीं से लेकर 10वीं तक आपको एग्ज़ाम में विराम चिन्हों का उचित उपयोग करने के लिए सवाल आता ही है। इसके अलावा भी लेखक हो या फिर कई सारे ऐसे व्यवसाय है, जैसे कि वकील हो, जहाँ पर लिखना अनिवार्य हो जाता है। जहाँ जहाँ पर भी लिखना है, उन सभी के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। विराम चिन्हों का गलत इस्तेमाल, गलत जगह विराम चिन्ह देने से उसी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर उसे रोको मत जाने दो, यहाँ पर देखो उसे रोको मत कॉमा दिया है और जाने दो कहा है, कॉमा है अल्प विराम है। उसे रोको मत विराम चिन्ह दिया है, उसके बाद जाने दो कहा है। एक अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है कि उसे रोको मत जाने दो। अभी वही अल्प विराम आगे चलकर कहाँ आता है, देखो उसे रोको मत जाने दो, बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। तो एक विराम चिन्ह से क्या होता है, विराम चिन्ह का क्या महत्व है, कितना महत्व है, और इसे समझना क्यों आवश्यक है, इसका ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। हम आगे बढ़ते ही विराम चिन्ह की परिभाषा एक बार समझ लेते हैं। परिभाषा यानी व्याख्या। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना, वाक्य के भाव कैसे प्रकट करना आदि बताने के लिए जिन विविध चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है, ये परिभाषा में सिखाती है भाई कहाँ रुकना है। ये जितना महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों के लिए, उतना ही वाक्य कई प्रकार के भावों से जुड़ा होता है, और हर एक भाव को व्यक्त करने के लिए भी कई विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। चलो हम एक एक प्रकार अध्ययन करेंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि देखो यहाँ पर आपको ये पूर्ण विराम दिखाई दे रहा है। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है जैसे आपके लिए कबड्डी मामूली खेल नहीं है और उसके बाद यहाँ पर देखो यह पूर्ण विराम लगाया गया है। इसे खड़ा डंडा भी कहा जाता है, लेकिन हम इसे पूर्ण विराम ही कहते हैं। आगे अल्प विराम। पढ़ते अल्प विराम। अल्प विराम देखो यानी कि यहाँ पर आपके सामने ये दिखाया हुआ है अल्प विराम। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दादुर मोर पपिया सूर अलापने लगे। तो यहाँ पर दादुर मोर पपिया तीनों नाम है, संज्ञाएं हैं और तीन संज्ञाओं को बताने के लिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है। दादुर के बाद अल्प विराम दिया गया है, मोर के बाद अल्प विराम दिया गया है। देखो यहाँ पर ये दोनों, और फिर पपिया के बाद देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह अंतिम संज्ञा है। और फिर वाक्य सूर अलापने लगे। तो इस प्रकार अल्प विराम का काम होता है। फिर से एक बार परिभाषा को देखते हैं। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम से कुछ अलग है अर्ध विराम। ये देखो अर्ध विराम का चिन्ह आपके सामने है। वाक्य में जब ठहराव अल्प विराम से अधिक, यानी कि जो अभी हमने देखा अल्प विराम, तो वाक्य में जब ठहराव यानी रुकना, वाक्य में जब ठहराव अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम हो तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठहराव यानी रुकना, वाक्य में रुकना होता है और वह रुकना अगर अल्प विराम से अधिक है और पूर्ण विराम से कम हो तो ऐसी जगहों पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है आपके सामने, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी मगर मैं जानता हूँ पैसे नहीं मांगोगे। तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी मगर मैं जानता हूँ पैसे नहीं मांगूंगी। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार यह अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे, तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर ये प्रश्नार्थक चिन्ह है और ये प्रश्न खत्म होने के बाद दिया गया है। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। विस्मय सूचक चिन्ह। ये देखो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह भावना उनसे जुड़ा है। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द आते हैं उनके बाद इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। देखो यहाँ पर वाह के बाद यह विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है। यही विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ पर वाक्य में प्रयोग में लाया गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले हुए हैं। ये चिन्ह क्या बताता है कि ये जो इस चिन्ह के दोनों ओर के शब्द है वह किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं। चाहे वह
सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जुड़े हैं किसी न किसी प्रकार। जैसे उदाहरण देखिए, इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। तो देखो यहाँ पर योजक चिन्ह जो यहाँ पर वाक्य में इस प्रकार रामकृष्ण के बीच इस्तेमाल किया गया है, और रामकृष्ण का आपसी रिश्ता हम सभी लोग जानते हैं। भगवान के प्रतीक है, भगवान है हम सबके। आगे बढ़ते हैं। इकारा उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम अथवा किसी सुविचार आदि को लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, इकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह दोनों आपको समझ में आना बहुत आवश्यक है। कहाँ पर इकहरा उदाहरण चिन्ह देना चाहिए और कहाँ पर दोहरा उदाहरण चिन्ह देना चाहिए, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। देखो यहाँ पर इकहरा कहाँ पर देते, तो किसी व्यक्ति के नाम, वाक्य में किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम अथवा किसी सुविचार आदि को लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाम, उपनाम, पुस्तक, सुविचार लिखने के लिए अगर वाक्य में है तो इकारा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखो, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो देखो यहाँ पर यह इकारा उदाहरण चिन्ह और यहाँ पर यह इकारा उदाहरण चिन्ह आपके सामने दिया हुआ है। प्रिय प्रवास शब्द के लिए, प्रिय प्रवास किताब का नाम है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। दोहरा उदाहरण चिन्ह, यहाँ पर देखो दोहरा, एक हरा उस समय उधर था, अभी ये दोहरा, यानी कि दो है। जब किसी के कथन को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिखना हो तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी दूसरे का कथन होता है वह उसी प्रकार जब हम लिखते हैं ज्यों का त्यों बिना परिवर्तन किए, तो वहाँ पर दोहरा उदाहरण चिन्ह प्रयोग में लाते हैं। फ्रैंकलिन ने कहा मुझे याद नहीं है। देखो, फ्रैंकलिन ने कहा मुझे याद नहीं है, यहाँ पर यह दोहरा उदाहरण चिन्ह दिया गया है, तो इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। विवरण चिन्ह, ये देखो, ये विवरण चिन्ह जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या व्यक्त करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखो यहाँ पर यह विवरण चिन्ह जो इस प्रकार यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ हमें दिखाई देता है। विवरण चिन्ह, इसके बारे में यहाँ पर हमने जानकारी ली। आगे बढ़ेंगे। कोष्टक चिन्ह, किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्रों के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे लकड़हरा, कौन बोल रहा है लेकिन उसकी स्थिति कैसे, वह घबरा हुआ है, डर गया है, तो कोष्टक में लिखा हुआ है डर कर। तो देखो यहाँ पर एक कोष्टक चिन्ह और इस प्रकार इसका यहाँ पर उपयोग किया हुआ हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। लाघव चिन्ह, जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े तो उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉ कर देते हैं और फिर
तो देखो यहाँ पर डॉ करके इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये लाघव चिन्ह और ये शब्द चिन्ह लगाने के बाद पता चलता है कि यह सिर्फ डॉ नहीं है, ये डॉक्टर शब्द है जिसका हमें आभास होता है। और ये शब्द डॉक्टर के स्थान पर इस प्रकार लिखा जाता है। और ऐसे कई सारे शब्द आप लोग जानते होंगे। हम देखते हैं या फिर काम करते समय भी इस प्रकार लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड पर। उपविराम, इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों में होता है, जैसे कामायनी एक अध्ययन। तो एक उपविराम देखो, किसी पाठ का नाम देने के लिए इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। शीर्षक के लिए, शीर्षक के तौर पर, हेडलाइन। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़े। त्रुटिपूरक चिन्ह, देखो यहाँ पर एक त्रुटिपूरक चिन्ह है। इसे हस्पद भी कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेमचंद का ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। यहाँ पर क्या हुआ, एक शब्द छूट गया है तो फिर यहाँ पर ये त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया गया है। इसे हंसपद भी कहते हैं। और प्रेमचंद का गोदान ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। तो ये वाक्य पूरा हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक वाक्य यहाँ पर लिखा है, मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ ये वाक्य है सवाल के तौर पर। जैसे कि वहाँ पर सवाल आता है, निम्नलिखित वाक्य में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए और वाक्य फिर से लिखिए। तो जब हम इस वाक्य में खासकर यहाँ पर दो विराम चिन्ह दिए हैं और फिर भी कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए और वाक्य फिर से लिखिए। तो हमें देखना है कि भाई इसका उत्तर क्या होगा। चलो हम आगे बढ़ेंगे और देखो यहाँ पर इसका उत्तर आ गया है, मैंने कराहते हुए पूछा। देखो यहाँ पर यह अल्प विराम लगाए और फिर प्रश्न चिन्ह लगाए, मैं कहाँ हूँ, और फिर ये जो दोहरा अवतरण चिन्ह है वो भी इस प्रकार लगा दिया गया। और फिर इस प्रकार ये दो यहाँ पर अवतरण चिन्ह, दो विराम चिन्ह लगाए गए हैं, एक और दूसरा। दोनों को आधा आधा अंक मिलता है। एक अंक के लिए सवाल रहता है, इसे याद रखना है हमें। और इस प्रकार के कई सारे वाक्यों की, उदाहरणों की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, सराव करेंगे, तो आपको विराम चिन्ह इसके अंक आसानी से मिल जाएंगे और विराम चिन्हों को आप अच्छी तरह समझ भी पाओगे। आप सभी लोगों ने मेरा यह वीडियो शांति से सुना। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।